शिक्षक का ध्यान होता है कि स्टूडेंट जितने हों वो आपको अटेन करें, मतलब स्टूडेंट का पूरा अटेंशन आपके ऊपर हो। आवाज आ रही है? यस सर। सर। तो फर्स्ट जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इवेंट में वो शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों का अटेंशन गेन करता है। ठीक है, वो चाहता है कि उसके प्रेजेंटेशन में विद्यार्थियों का पूरा अटेंशन हो। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों को उस दिन के प्रेजेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इससे इन्फॉर्म करता है। जैसे कहते हैं कि आप एक उद्देश्य कथन कहते हैं, स्टेटमेंट करते हैं क्लास में कि आज हम लोग फला चीज के बारे में जानेंगे समझेंगे, या जो भी आप स्टेटमेंट करते हैं तो आप विद्यार्थियों को एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा उद्देश्य आज के लेक्चर का क्या है, ये बताता है। फिर शिक्षक विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान चेक करता है कि जो कंटेंट जो ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहा है, जो प्रेजेंटेशन वो आज की क्लास में करेगा, उससे संबंधित विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या है, तो ये प्रायर प्रायर लर्निंग कहलाएगा। फिर इस प्रायर लर्निंग से वह कंटेंट को प्रेजेंट करना शुरू करता है। जो आपका टॉपिक था, टॉपिक से पूर्व ज्ञान को जोड़ना और उस पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अपने प्रेजेंट कंटेंट को वो आता है, अर्थात प्रस्तुतिकरण के दौरान वो आता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्देशन विद्यार्थियों को देता है, कुछ निर्देश देगा, कुछ कार्य करने के लिए, कोई अगर एक्टिविटी करा रहा हो तो एक्टिविटी कराने के लिए कह सकता है, या कहीं पे किसी को किसी प्रकार की क्वेरी है उसके समस्या का समाधान कर सकता है। तो गाइडेंस में विभिन्न प्रकार की, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर हो सकता है, या पूरी क्लास के लिए भी हो सकता है, समूह में भी हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, या इंडिविजुअल अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है या कहीं कोई व्यवधान है तो उस गतिरोध को दूर करने की कोशिश वो करता है। उसके बाद वो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी विद्यार्थियों को देता है। क्लासरूम में हो सकता है वो प्रैक्टिस विद इन द क्लासरूम हो, या ड्यूरिंग द लेक्चर हो, ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रैक्टिस के लिए वो घर के लिए कोई प्रैक्टिस करने के लिए दे, होमवर्क की तरीके दे, कोई असाइनमेंट दे, ये भी काम वो करता है। लेकिन वो उसके इसी घटनाक्रम इसी में इसी क्लासरूम के दौरान ही वो काम करेगा। और जब कभी वो कोई प्रैक्टिस करने के लिए देता है या कोई प्रश्न पूछता है, किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री आंसर्स चाहता है विद्यार्थियों से, तो उनको फिर वो इमीडिएट फीडबैक देता है, पृष्ठपोषण देता है कि उन्होंने जो आंसर किए, जो वो उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर उनके कितने सही हैं, कितने करीब हैं, सही है या पूर्ण तरह से गलत है, मतलब कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा, इसके बारे में उसको पृष्ठपोषण देता है, उनको अवगत कराता है कि आपके रिस्पॉन्स कैसे थे। इसके बाद जब ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, इस दौरान उसने क्लासरूम में जो चीजें प्रेजेंट की, जो भी उसका प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन के दौरान विद्यार्थियों को कितना निष्पादित हुआ उनके ज्ञान में, या कितना चीजों को वो उपलब्धि कैसी रही उनकी, कितनी चीजों को वो गेन कर पाए, अर्थात कुल मिलाकर के शिक्षक अपने किन किन उद्देश्यों में सफल रहा, किन किन उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, इस चीज के लिए वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एसेस करता है, उनका आकलन करता है कि कहाँ तक विद्यार्थी उस ज्ञान को प्राप्त करने में सफल रहे हैं, और शिक्षक कहाँ तक अपने कार्य में सफल रहा, इस चीज के लिए वो एसेस भी करता है। और एक स्टेप आप कह सकते हैं कि वो इस बात के लिए ऐसा प्रयास करता है कि जो भी क्लासरूम में उसने प्रेजेंट किया वो विद्यार्थियों में कैसे रिटेन रहे। इसके लिए वो इनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द जॉब, ये पूरी अब बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो उन सारे चीजों को कैसे वो स्थापित कर पाएगा, जैसे वोकेबलरी को याद करना, या अगर बायोलॉजी के फील्ड में अगर आप कहें तो सेल ऑर्गेनेल्स के छोटी क्लासेस में नाम ही याद करना बड़ी बातें होती हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, ये सारी चीजें उनको याद रहें, रिटेन करें, इस चीज के लिए वो तमाम तरह के एक्टिविटीज करता है ना। उनको घर से कुछ कार्य करने के लिए ला करने करने के लिए देगा, कुछ और एक्सप्लोर, कुछ और उससे संबंधित टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए कहेगा। तो ये 9 मेजर इवेंट्स आप कह सकते हैं कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान शिक्षक परफॉर्म करता है विद इन द क्लासरूम। ठीक है, गेन अटेंशन, इंफॉर्मेशन, लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रायर लर्निंग, प्रेजेंट कंटेंट, प्रोवाइड गाइडेंस, प्रैक्टिस, प्रोवाइड फीडबैक, एसेस परफॉर्मेंस एंड इनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द जॉब।
तो ये ऐसे इवेंट्स क्लासरूम में टीचर करता है। अब आपको एज ए टीचर जब आप कक्षा कक्ष में या क्लासरूम में जब आप शिक्षण कार्य करने जाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ छोटी मतलब मोटी मोटी बातें यहां हम आपसे बात चर्चा करेंगे कि टीचिंग के दौरान क्या चीजें आपको करना है। तो पहली बात ये समझिए कि आपको जो आपका क्लासरूम है, हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाएं पढ़ाने, कुछ लोग हो सकता है हिंदी मीडियम में जाएं पढ़ाने, लेकिन आपको इस बात को डिसाइड करना है कि जिन बच्चों को आप, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और हो सकता है आपका अगर इस सागर के किसी हिंदी मीडियम विद्यालय में अगर जाता है तो वहां के बच्चे इंग्लिस्तान से या इंग्लैंड से पकड़ के नहीं आए हुए हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप जब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन अगर कॉन्वेंट स्कूल में हुई है तो आपको कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पढ़ाने के लिए हमेशा मिलेंगे, या अगर आपका मध्य प्रदेश के बोर्ड में यदि आपके किसी विद्यालय परिषद विद्यालय में आपका सिलेक्शन होता है तो सारे अंग्रेजी मीडियम के नहीं मिलेंगे। तो आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आपको, ये तो एक भाषा की बात हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन का आपके पास टूल है वो आपकी भाषा है। ये इतना बड़ा टूल है कि आप अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला जो एक टूल है वो आपका भाषा ही है, जिससे आप अपनी बातों को, विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट में, अब ये क्लासरूम इन्वायरमेंट विभिन्न प्रकार का हो सकता है फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, हो सकता है आप ऐसे विद्यालय में चले जाए जहां पंखे ना हो, खिड़कियां टूटी हो, प्रॉपर ठीक से बैठने की भी बेंचेज ना हो, तो वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है और बहुत सोफिस्टिकेटेड भी हो सकता है। बहुत अच्छे गद्दे वाले कुर्सियां हो, फैन हो, एसी तक लगा हो, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो। तो आपको क्लासरूम के इन्वायरमेंट में जैसा आपको मिले, है ना, ये आपको इसके साथ कोप करना है कि आपके क्लासरूम का इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको स्टेब्लिश करना है। ये इन्वायरमेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, बहुत प्रकार के इन्वायरमेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं कि विद्यार्थियों के बीच आपस में किस प्रकार के सामाजिक वहां का वातावरण कैसा है, उसको उसमें आप कैसे एडजस्ट करेंगे। हर बच्चे की साइकोलॉजी समझना, उनका साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट किस प्रकार का है, उनके संवेगों पे कितना वो नियंत्रण कर पाते हैं, इमोशनल इन्वायरमेंट किस प्रकार का है, फिजिकल इन्वायरमेंट किस प्रकार का है। तो सारे मतलब क्लासरूम इन्वायरमेंट के दौरान आपको एक पॉजिटिविटी स्टेब्लिश करनी है। वो कैसे आप करेंगे, आप क्लासरूम में एक सुखद और एक फ्रेंडली स्पेस प्लेस बनाइए। विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज्यादा ऑटोक्रेसी आपकी ना हो। आप विद्यार्थियों के साथ जैसे एक दोस्त होता है, जैसे आप मित्र से अपनी बात रखते हैं, वैसे वैसे आप अब इतनी ज्यादा मित्रता भी नहीं कि वो आपके सर पे चढ़ जाए ना, ये चीज भी मतलब आपको बिहेवियर ऐसा बनाना है कि एक बहुत सुखद वातावरण हो और विद्यार्थी आपसे कोई भी चीज पूछने में या कोई भी चीज कहने में हिचकिचाए नहीं, है ना, जब तक आपके विषय की बात है। तो आपको अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत ही प्लीजेंट और फ्रेंडली बनाना है। दूसरा, हमेशा आपको अपने क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है। मेरा ऐसा मानना है कि लोग कहते हैं वो उनमें डिसेबिलिटी है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी ना हो। मैं भी हूं, मेरे अंदर भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, आप हैं, आपके अंदर भी किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमेशा एक्सेप्ट करिए, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो। अब तो आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इम्पियर्ड है, विजुअली इम्पियर्ड है, आने वाले समय में इंक्लूसिव क्लासरूम के सेटअप की बात हो रही है। तो आप लोग पढ़ते भी हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो यहां पर आपको इंडिविजुअल, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है। आपकी क्लास का प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अलग है। उसकी अलगता का, उसकी विभिन्नता का आपको स्वीकार करना है। जैसे वो कहानी आप लोग सुने हैं कि मछली को अगर एक परीक्षा हुआ और परीक्षा में कहा गया कि सब लोगों को पेड़ पे चढ़ना सिखाना है, पेड़ पर से फल तोड़ना सिखाना है। मछली को भी कहा गया कि तुम भी पेड़ पे चढ़ना सीखो, बंदर को भी कहा गया कि तुम भी पेड़ पे चढ़ना सीखो, हाथी को भी कहा गया कि पेड़ पे
चढ़ना, जिराफ को भी, ऊंट को भी, सबको कहा गया कि पेड़ पे चढ़ना सीखो और फल तोड़ो। तो क्या यह जो टास्क है, बंदर तो खूब उछल कूद मचाते हुए चढ़ जाएगा, लेकिन जब बात कही जाएगी मछली से, तो मछली कहेगी कि हम तो भाई पेड़ पे चढ़ने के लिए हम पानी से बाहर निकलेंगे तो मेरा दम घुटेगा इस प्रकार के इन्वायरमेंट में। हाथी से कहा जाएगा पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो हाथी कैसे पेड़ पे चढ़ेगा, ऊंट कैसे पेड़ पे चढ़ेगा। लेकिन फल तोड़ने की जहां तक बात है, तो आप उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। मछली को पानी में सीखने की आदत है, तो उसको पानी में वो सीखने की चीजें उपलब्ध कराइए। अगर फल तोड़ने की बात है, तो हाथी को पेड़ पे मत चढ़ाइए, हाथी से कहिए कि वो सूंड से अपना फल तोड़ ले। ऊंट से नहीं कहिए कि आप पेड़ पे चढ़ो, वो भी चाहे तो अपनी गर्दन ऊंची करके, जिराफ गर्दन ऊंची करके फल को तोड़ सकता है। चढ़ने का काम तो केवल बंदर करेगा, जिसकी पहुंच तक वो फल नहीं है तो फल तक वो पहुंचेगा, जिसकी पहुंच तक जैसे वैसे करे। और मछली को पानी में तो पानी में उपलब्ध कराइए। मतलब आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है। वो किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बाई बर्थ हो सकता है, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो आपको हर बच्चे को क्लासरूम में उसकी आइडेंटिटी को आपको महत्व देना है। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको एक्सेप्ट करना है प्रत्येक विद्यार्थी के, तभी आप अपना प्लीजेंट और फ्रेंडली प्लेस बना पाएंगे क्लासरूम में। नेक्स्ट है, लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। आपकी जो अधिगम की क्रियाएं होंगी, जो भी गतिविधियां आप क्लासरूम में करेंगे, वो कोऑपरेटिव हो। ऐसा नहीं कि आप बच्चों के ऊपर कोई चीज थोपें, है ना, प्रेशर में, दबाव में कोई काम आपको नहीं करना। आपको उनकी गतिविधियों को सपोर्ट करना है, जो जो लर्निंग की एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि कोई उधम कर रहा है तो आप उधम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया, लर्निंग एक्टिविटीज को आपको सपोर्ट करना है। जो अधिगम की गतिविधियां हैं, उन अधिगम की गतिविधियों को विद्यार्थियों के साथ मिल करके, विद्यार्थियों के सहयोग से वो अधिगम की गतिविधियां आपको क्लासरूम में चलानी है। तो आपका बहुत, अगर आप उनका कोऑपरेशन लेंगे, उनके सहयोगात्मक वे में अगर आप काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, क्रिएट अ नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। हमेशा उनको धमकाइए नहीं। जैसे बहुत से टीचर होते हैं कि तुम ऐसा नहीं कि तुमको फेल कर देंगे, तुम्हारे मिड में नंबर कम कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, है ना, तुमको हम पीटेंगे। इस तरह का ये आपको इन्वायरमेंट ऐसा बनना है जो नॉन थ्रेटनिंग हो, बिना किसी डर भय कि विद्यार्थी आपकी क्लास में वो एंजॉय करें, है ना, आपकी क्लास के लिए वो आने की कोशिश करें। जैसे बहुत सारे क्लास में बच्चे भागते हैं, लेकिन आप ऐसा इन्वायरमेंट करिए कि वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एक जीजूभाई बधेका की, शायद आप लोगों के है, पढ़े होंगे आप लोग किसी सेमेस्टर में। तो ये जो लर्निंग इन्वायरमेंट आपको ऐसा बनाना है कि बच्चे डरे नहीं, आपके साथ सहयोगात्मक रूप में मिलने की कोशिश करें। ऑर्गेनाइज फिजिकल स्पेस, एलिमिनेट सिचुएशंस ऑफ डेंजरस एंड डिसरप्टिव। ऐसे कोई विघटनकारी अगर कोई स्थितियां हैं, उसको आप अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट से हटाइए, और अपने जो आपका भौतिक वहाँ का स्पेस है, जैसे हमने बैठने की व्यवस्था की बात करी, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की बात करी, चौक डस्टर की, बच्चों के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, उन सारी चीजों की व्यवस्था आपको ऐसा बनाना है कि उनके लिए प्लीजेंट हो। नेक्स्ट आप कह सकते हैं, एस्टेब्लिश क्लासरूम रूल्स। ये तो कोऑपरेशन की बात हो गई, सपोर्टिवनेस की बात हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपनी कक्षा कक्ष के कुछ नियम बनाइए। समय से आने का, विद्यार्थियों को समय से आने का, आप खुद समय से रहेंगे तो विद्यार्थी समय से आएंगे। आप कुछ प्रोसीजर बनाइए और लगातार उसको आप कंसिस्टेंटली इन्फोर्स करिए। कुछ ऐसे प्रोसीजर बनाइए, प्रक्रियाएं बनाइए। जैसे हम कह रहे हैं कि सबको बोलना है, आप लोगों की क्लास की बहुत बड़ी ड्रॉबैक हम तक आई कि आप लोग बोलते नहीं हैं। तो कोई ऐसी क्रियाविधि, कोई ऐसी प्रक्रिया स्टेब्लिश करिए जिससे बच्चे इन्फोर्स हों और वो आपकी क्लास में पार्टिसिपेट करें। जैसे भी किसी ने कहा कि पैसिव लर्नर की तरीके ना हो, वो एक्टिव लर्नर की तरीके पार्टिसिपेट करें। आप ही क्लासरूम में अगर जाएंगे और चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठ के बच्चे आपकी केवल, आप रेडियो के तरीके बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना वक्ता, और मैं कहता हूँ वक्ता को बकता, बकने वाला बक 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 करेगा। तो यदि विद्यार्थी आपके नहीं सुन रहे हैं, पैसिव लर्नर है, तो आप बक बकाते रहिए क्लास में, कोई मतलब नहीं। रेडियो ऑन कर दिया, रेडियो चल रहा है, विद्यार्थी सुन रहे हैं। ना कोई इमोशन, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई क्वेरी,
तो ऐसे क्लासरूम का इन्वायरमेंट आपका प्लीजेंट नहीं कह सकते, वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है। आपको ऐसे क्लासरूम का इन्वायरमेंट बनाना है जहां पे विद्यार्थी आपके साथ सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें आपके साथ साथ। आप कोई चीज पूछते हैं, बताएं, आप उनको रिइंफोर्स करें, और इसीलिए कहा कि कॉन्स्टेंटली रिइंफोर्स देम। आप लगातार उनको पुनर्बलित करते रहिए, सही को भी गलत को भी। सही पुनर्बलन को इन्हांस करिए, और जो इस तरह के पुनर्बलन है, इस तरह की जो रिस्पॉन्सेज हैं जो जो ठीक नहीं है, निगेटिव है, उनको आप निगेटिव रिइंफोर्स से कम करिए। तो आपको क्लासरूम की कुछ अपने नियम कायदे कानून भी बनाने हैं, कुछ प्रक्रियाएं सेट करनी है कि आपके क्लासरूम में कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करेगी। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि बिगिन लेसन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जब भी आपको कक्षा कक्ष में किसी पाठ्य योजना को शुरू करना हो, तो निश्चित रूप से वहां एकदम स्पष्ट निर्देश उसके लिए होना चाहिए। ये तो सामान्य सी बात हमने कही कि क्लासरूम में जाने के पहले आप कैसे अपने इन्वायरमेंट को बनाएंगे, कैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करेंगे। दूसरी बात है, जब आप शुरू करेंगे किसी लेसन को, किसी पाठ को जब आप शुरू करेंगे, तो आपको एकदम स्पष्ट निर्देश उस चीज के लिए देना चाहिए विद्यार्थियों को। उसमें क्या करेंगे आप कि स्टेट डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क। आप अपने जो गुणात्मक कार्य हैं, जो वांछित कार्य हैं, उसको बताइए कि आप क्लासरूम में किन किन चीजों की अपेक्षा करते हैं विद्यार्थियों से। एकदम क्लियर कट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि आप लोगों के रेस्पॉन्सेज आने चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों के आंसर आने चाहिए। तो आप एकदम डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क एक स्टेट उनको बता दीजिए कि क्लियर कट तरीके की क्लासरूम में आप क्या क्या अपेक्षा रखते हैं विद्यार्थियों के साथ। दूसरी बात, हैव स्टूडेंट्स पैराफ्रेज डायरेक्शंस। जो आप उनको निर्देश दे रहे हैं, जो भी आप उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं, वो उनको मानना चाहिए। इस बात के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन हो कि यदि आपने उनको कोई होमवर्क दिया, कोई टास्क दिया, कोई असाइनमेंट दिया, तो वो सारे असाइनमेंट्स आपके विद्यार्थियों को करना चाहिए, है ना। जैसे हमने कहा तो किसी ने कहा कि सर हम क्लास में कल नहीं थे, तो हमने तुरंत कहा आपसे क्या कि यदि आप क्लास में नहीं थे तो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ कल का क्लासरूम में क्या क्या गतिविधि हुई इसके बारे में पता करना चाहिए। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। अब आगे से फिर कोई इस तरह का अगर आंसर देगा कि हम क्लास में नहीं थे, तो उनके लिए प्रश्न है पहले से कि अगर हम क्लास में नहीं रहेंगे तो हम अगली बार क्लास में अटेंड करने के पहले अपने किसी मित्र से या अपने किसी क्लासमेट से उसके बारे में पता करेंगे कि क्या हुआ था। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कुछ रूल्स जो आप सेट कर रहे हैं, ये एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि इस तरह की चीजें आपकी क्लास में होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर दैट एवरीवन इज पेइंग अटेंशन। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बैकवर्ड हो, किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, निश्चित रूप से वो आपके ऊपर उसका ध्यान हो। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी का आपके प्रेजेंटेशन में अटेंशन होना चाहिए, अवधान होना चाहिए। क्लासरूम में आपका इस प्रकार का लेक्चर होना चाहिए, इस प्रकार का प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सबके अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। एंश्योर दैट ऑल डिस्ट्रैक्शंस हैव बीन रिमूव्ड। जितने भी प्रकार के विकर्षणकारी चीज जो डिस्ट्रैक्ट करती हों उनके अवधान को, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है आपसे संबंधित किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो, या किसी दूसरे स्टूडेंट में, या फिजिकल इन्वायरमेंट में, वहां पे जितने प्रकार के इन्वायरमेंट हो सकता है विद्यार्थियों का अवधान डिस्ट्रैक्ट हो, आपके आपकी क्लास में टेंशन ना हो, कहीं और उनका टेंशन हो। तो उन सारे डिस्ट्रैक्शन वाली इवेंट्स को अपनी क्लासरूम से हटा दीजिए, ऐसा चीजें ना होने पाए। वो डिस्ट्रैक्टिंग वाली चीजें ही खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो इस बात को भी आपको इंश्योर करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशंस, एक्टिविटीज एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर। आप उनको स्पष्ट बता दीजिए कि आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आप कौन कौन सी गतिविधियां क्लासरूम में कराएंगे, और आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। किन चीजों के बारे में एकदम वर्णन करके बता दीजिए कि क्लासरूम में जब आप पाठ्य योजना शुरू कर रहे हो या कोई पाठ शुरू कर रहे हो, तो स्पष्ट रूप से हो सकता है किसी एक ही दिन आप बता दें, या हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर उस दिन बताना हो, तो ये चीजें उनको क्लियर होनी चाहिए कि आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उनकी कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, और उनको कैसे आप मूल्यांकित करेंगे। नेक्स्ट है स्टार्ट विथ ए हाईली मोटिवेटिंग एक्टिविटी। जब भी आप शुरुआत कीजिए तो बहुत उच्च अभिप्रेरणकारी गतिविधियों के साथ शुरू करिए।
शुरुआत आपकी इतना प्रभावशाली हो कि विद्यार्थियों का पूरी क्लास के दौरान अपना अटेंशन वो बना रहे। तो शुरुआत हमेशा आपका प्रभावशाली हो। एंड बिल्ड लेसन अपॉन प्रायर स्टूडेंट नॉलेज, हमेशा जो आप पूर्व ज्ञान, आप लोग कहते भी हैं इस बात को, कि जब भी आप नया लेसन शुरू करिए तो उसको निश्चित रूप से अपने उनके पूर्व ज्ञान के साथ संबंधित करके शुरू करिए। जैसे भी किसी ने कहा कि ह्यूमन बॉडी बतानी बतानी हो, तो ये इंटीग्रेशन, ये क्या है, उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करना है। यदि आप उनको सेल बताए होंगे तभी वो टिश्यू के बारे में समझ सकेंगे, यदि आप इनको टिश्यू बताए होंगे तभी वो ऑर्गन के बारे में समझ सकेंगे। तो यहाँ पर उनके प्रायर नॉलेज, उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान से ही जोड़ करके आपको नए पार्ट को क्लास में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये आपको कैसे बिगिन करना है लेसन को, ये चीज है। नेक्स्ट है कि मेंटेन स्टूडेंट अटेंशन। बहुत जरूरी है कि जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि सर क्लासरूम में अगर कोई उधम करता हो तो क्या करें, तो आपको अपने पूरी कक्षा कक्ष के दौरान जितने समय की प्रस्तुति है, विद्यार्थियों पर पूरा अवधान आपको मेंटेन रखना चाहिए। कैसे करेंगे? यूज रैंडम सिलेक्शन इन कॉलिंग अपॉन स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं कि क्लासरूम में जब आपको प्रश्न पूछना हो, तो जो लड़का बहुत उचक उचक करके या बहुत हर बार हाथ उठा करके बहुत उचक के अपनी रिस्पॉन्स देने की कोशिश करे, उससे मत पूछिए प्रश्न। जो बहुत ज्यादा अपने को क्लासरूम में अटेंशन दिखाना चाहता हो कि टीचर हमको अटेंटिव रहे हमारे प्रति, तो वो तो अटेंटिव है ही, उसके लिए ज्यादा विशेष ध्यान है। कभी क्या करते हैं शिक्षक की, आगे वाले बेंच पे जो बच्चे बैठे रहते हैं उन्हीं पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पीछे वाले पे नहीं ध्यान देते। या कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि पीछे वाले पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बीच वाले पे कोई ध्यान ही नहीं होता, आगे पे ध्यान होगा, पीछे पे ध्यान, बीच पे कोई ध्यान ही नहीं होगा। तो आप हमेशा प्रश्न पूछने के बाद रिस्पॉन्स लेने के लिए रैंडम सिलेक्शन करिए। रैंडमली यादृच्छिक तरीके से किसी को भी, बच्चे ये अनुमान ही न लगा पाए कि किससे पूछ दिया जाएगा। यदि आप बार बार किसी एक ही विद्यार्थी से पूछेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि वो सर हैं, मैडम हैं, ये तो इसी बच्चे से पूछते हैं, तो हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। आपको अटेंशन यदि क्लास में ले आना है तो सबसे पहली बात समझिए कि जो बहुत उचक उचक करके खूब हाथ ऊपर कर करके बताना चाहता हो कि हम बताएंगे, उससे तो कदापि मत पूछिए। और जो आपसे आंख न मिला रहा हो, जो अपना सिर छुपा रहा हो, जो दूसरे किसी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा हो, या आपके प्रश्न को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे बच्चों को आप एक नजर में पहचान जाएंगे, उन्हीं से प्रश्न पूछिए कि फला तुम बताओ, है ना। तो ये क्या है कि आपको रैंडम सिलेक्शन करना है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रश्न में या किसी भी चीज के लिए अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आप उनको रैंडम तरीके से सिलेक्ट करिए। कोई अनुमान न लगाना पाए कि किसको किससे पूछ लिया जाएगा, तो आपकी क्लास अटेंटिव रहेगी, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अरे पता नहीं मैडम ने हम ही से ना पूछ लिया, तो हमको पहले सुनना चाहिए, या सर हम ही से ना पूछ लें, इसलिए आपका ध्यान उसमें, उनका ध्यान आपका लगा रहेगा। वेरी यू कॉल ऑन एंड हाउ यू कॉल ऑन देम, इसमें विभिन्नता ले आइए कि आप कैसे उनको, ऐसा नहीं कि हर बार प्रश्न से ही पूछिए। कभी किसी को इशारा कर दिया, कभी किसी को आंखों से खड़ा होने के लिए कह दिया, कभी रैंडम तरीके से। मतलब इसमें क्या है कि आपको वेरिएशन ले आना है, कभी पुकार करके, कभी नाम लेके, कभी किसी तरीके। अब ऐसा नहीं कि कुछ टीचर का होता है कि चाक को तोड़ते हैं और तोड़ करके उनके ऊपर दे मारते हैं, फेंक करके मारते हैं। दीज आर द बैड हैबिट्स। ये सारी आपको कक्षा कक्ष में नहीं करनी है। आप प्रत्येक विद्यार्थी का नाम याद करिए। जब आप जाएंगे दो चार बार, जब आप उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो खुद ब खुद आपको नाम याद हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन आप उनको ध्यान से, आप भी ध्यान दीजिए, उनका जब नाम, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, या उनसे जब इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो प्रत्येक विद्यार्थी के नाम पे, उनकी हॉबी पे ध्यान से सुनिए कि क्या वो कह रहे हैं। और जब दो चार दिन जब आप क्लास में जाएंगे, तो खुद ब खुद आपको उनके नाम याद होने शुरू हो जाएंगे, है ना। हो सकता है एक दो दिन में ना याद हो सकता है 8-10 दिन में याद हो, तो याद करना तो हमेशा उनको नाम से पुकारने की कोशिश करिए, ठीक है। और उनको किसी भी चीज में इन्वॉल्व करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, या उनको किसी चीज के लिए सेलेक्ट करने के लिए हमेशा उसमें वेरिएशन ले आइए। कभी किसी का नाम ही श्यामपट पे लिख दिया, वैसे भी बुला सकते हैं, किनारे जहां मिटा सकते हो, कभी उसका नाम पूछ लिया, कभी इशारे से बुला लिया। तो इसमें बहुत सारे की वेरिएशंस आपको क्लासरूम में ले आएंगे, तो अटेंशन आपका बना रहेगा। फिर
कोई भी चीज जब आप विद्यार्थी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, मतलब अगर उसको आपको बुलाना हो तो पहले प्रश्न रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी को खड़ा कर देंगे, कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अनिल, तो कहेंगे अनिल आप खड़े हो जाओ, आप बताओ। ये तरीका नहीं है प्रश्न पूछने का। जब आपको किसी को बुलाना हो तो सबसे पहले प्रश्न पूरी कक्षा के समक्ष रखिए। अगर आपने पहले ही किसी को खड़ा करा दिया कि तुम खड़े हो जाओ, या आपने कहा अनिल आप खड़े हो जाओ, आप बताओ। अब जब आपने अनिल को खड़ा कर दिया क्लास में, तो बाकी सारे बच्चों का ध्यान नहीं रहेगा। अब तो समझ जाएंगे कि वो अनिल से पूछा जाना है, पूरा ध्यान सर का अनिल पे है, वही बताएगा वही सुनेगा, हमसे कोई क्लास में मतलब नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो उसके उसमें अपना टेंशन ले आएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना है आपको, पहले प्रश्न पूरी कक्षा के समक्ष रखिए। सब पूरा प्रश्न पहले पूछ दीजिए। आपको पूछना है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, या मान लीजिए आपने पूछा कि सेल कोशिका की खोज किसने की थी, तो ऐसा नहीं कि अनिल आप खड़े हो जाओ या आप बताओ कोशिका की खोज किसने की थी, ये तरीका नहीं है। पहले आप पूछिए कि कोशिका की खोज किसने की थी, और उसके बाद कुछ समय दीजिए, कम से कम 5 सेकंड का, और फिर किसी को खड़ा करिए, अनिल को, सुमित को, नेहा को, सुमेधा को, जिसको भी आपको खड़ा करना हो। 5 सेकंड का उसको समय दीजिए, वेट कीजिए, प्रश्न पूछने के बाद 5 सेकंड का समय दीजिए, फिर किसी एक को खड़ा करके उससे रेस्पॉन्स लीजिए। ये तरीका गलत है कि पहले किसी को खड़ा करा दिया और प्रश्न पूछा। पहले प्रश्न सबके समक्ष रखा, पूरी क्लास के समक्ष प्रश्न को आपने रखा, फिर किसी एक का नाम लेकर के उसको उत्तर देने के लिए कहा, तो ये सही तरीका है। नेक्स्ट है बी एनिमेटेड, शो एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट। एनिमेटेड का मतलब ऐसा नहीं कि आप बुद्ध की तरीके या एक मूर्ति की तरीके क्लास में एक ही जगह पे खड़े हो गए, वहां से हिल डुल भी नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा हिले डुले ब्लैक बोर्ड के गए, फिर आकर के एकदम एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए क्लासरूम में, ऐसी बात नहीं। आपके बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ एनिमेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत चहलकदमी करनी चाहिए। अब चहलकदमी ऐसी भी नहीं कि एकदम लेफ्ट राइट, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कर रहे हैं, ये चीज भी नहीं। किसी भी चीज की अति खराब है। आपको जितनी जरूरत हो थोड़ा बहुत चहलकदमी करना, ब्लैक बोर्ड तक जाना, ब्लैक बोर्ड से आगे वाली बेंच तक आ जाना, ये थोड़ा सा अपने में आप एनिमेशन, एनिमेशन समझ रहे होंगे, कि आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी में भी आपको हलचल रखनी है ना, लिखने के दौरान या जब स्पेस कर रहे हो, चेहरे के हाव भाव से, ये सारी चीजें आपको वहां पे करना है। तो ये आपका, और बहुत इंटरेस्ट के साथ हर चीज में आप पार्टिसिपेट करिए। एंड रीइंफोर्स स्टूडेंट्स एफर्ट्स विद प्रेज। आप प्रत्येक विद्यार्थी को जो भी वो प्रयास कर रहा हो सकता है उसका प्रयास पूरा सही ना हो सकता है उसका प्रयास एकदम गलत हो, या हो सकता है उसका प्रयास काफी हद तक सही हो। तो जैसा जैसा आपको उनके सारे सब प्रयासों को रेनफोर्स करिए। पूरा सही है तब भी, ज्यादा सही है तब भी, कुछ सही है तब भी, उनके हमेशा रेस्पॉन्स जो भी वो आपको, जो भी वो प्रयास कर रहे हैं, उन सारे प्रयासों को आपको पुनर्बलित करना है। नेक्स्ट है वेरी इंस्ट्रक्शनल मेथड। वेरी इंस्ट्रक्शनल मेथड, आप अपने निर्देशन की जो विधियां हैं उसमें भी विभिन्नता ले आइए, केवल लेक्चर नहीं, है ना। जैसे यहाँ यहाँ पे केवल लेक्चर चल रहा है तो वो क्या है, वक्तव्य दे रहे हैं तो वही वक्ता है, वो बक रहे हैं फिर आप, है ना। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आपके ऐसे हैं कि उसमें वेरिएशन ले आइए, कभी कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया, कभी विद्यार्थियों को इन्वॉल्व किया, कभी उनसे कुछ एक्टिविटी कराई, कभी उनको डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, कभी कुछ और उनको एक्सप्लोर करने के लिए कहा। तो आप अपने इंस्ट्रक्शन के मेथड में वेरिएशन ले आइए, विभिन्नता ले आइए। नेक्स्ट है प्रोवाइड वर्क ऑफ अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी। उनका जो स्तर है, उनका जो लेवल है, उस लेवल के हिसाब से ही उनको काम दीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन काम भी दे दें और बहुत आसान काम भी दे दें, ऐसी बात नहीं है। आपको तो उनके उनके लिए जो अप्रोप्रिएट है, जो उनके लिए उचित है, उतनी ही कठिनाई स्तर का काम उनको दीजिए। डेमोन्स्ट्रेट मॉडल टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज आर टास्क यू वांट स्टूडेंट्स टू परफॉर्म। जैसा विद्यार्थियों से चाहते हैं कि वो ऐसा करें, उसके लिए स्वयं खुद से आप डेमोन्स्ट्रेट करिए पहले आदर्श तरीके से। यदि आप चाहते हैं कि सेल की संरचना खूब खूबसूरत तरीके से वो बना सकें, है ना, एकदम
अट्रैक्टिव, कलरफुल, तो आप घर से उसकी चार्ट मॉडल बना करके लेके जाइए। जितना अट्रैक्टिव आप बना करके, जितना आदर्श आप प्रस्तुत करेंगे, तभी आप उससे अपेक्षा करेंगे। अगर आपकी ही अक्षर, जिसको कहते हैं चिड़िया की टांग है, आपकी ही राइटिंग अगर सही नहीं है, तो आप दूसरे किसी की राइटिंग की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो पहले आप सुलेख लिखिए, आप अपनी चीजों को अच्छा करिए, आप अट्रैक्टिव चार्ट मॉडल बनाइए, फिर आप मतलब वो क्या, वो जो आप बना करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उनके सामने, जो प्रदर्शित करेंगे, जो आप चार्ट मॉडल बना करके क्लासरूम में ले जाएंगे, वो उनके लिए एक आदर्श होगा। अगर आप ही अच्छा नहीं बनाएंगे तो उनसे आप अच्छे की नहीं उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप अच्छा बनाएंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, एक मॉडल होगा, एक आइडियल होगा, तो निश्चित रूप से उसके पास जाने की कोशिश विद्यार्थी करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड गाइडेड प्रैक्टिस, मॉनिटर रिस्पॉन्सेज एंड डिलीवर इमीडिएट करेक्टिव फीडबैक। आप हम उनको हर स्तर पर, उन्होंने कुछ अच्छा किया तो प्रत्येक स्तर पर उनको निर्देशन दीजिए। अच्छा किया, थोड़ा एक स्टेप पे अच्छा किया तो उनको आप गाइड कीजिएगा, अच्छा ऐसे करो, है ना। उन मान लीजिए उसने अगर सेल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो, ठीक है, मान लीजिए पैरेंट काइमा, अगर बॉटनी में वो पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा बना रहे हैं, उनके डिफरेंसेस नहीं पता चल रहे हैं, तो उनको आप हर स्तर पर गाइड करिए। वो जो भी रिस्पॉन्स आपसे कर रहे हैं प्रश्न के रूप में, लिखित रूप में, उनके रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर करते रहिए कि कहाँ कहाँ तक वो सही कर रहे हैं, उनको सही रास्ते की आगे अग्रसर करिए। और इस तरह से उनको करिए कि वो तुरंत से उनको फीडबैक मिल जाए, जैसा वो कार्य करें वैसे ही तुरंत उनको फीडबैक मिल जाए, जो स्किनर की थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं यूज अप्रोप्रिएट पेसिंग। और जरूरी है कि आपको एक निश्चित पेसिंग यहाँ पर स्थापित करना है। इसका मतलब क्या है? बी अवेयर ऑफ योर टीचिंग टेम्पो। आपके शिक्षण की गति बहुत राजधानी एक्सप्रेस भी ना हो, धड़ 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 आए और एकदम बोलना शुरू, बिना किसी पॉज के, बिना किसी रुके, भड़बड़ा के सब रख दिए सामने। बच्चों को समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आपकी बातें वो समझ नहीं आ रही हैं, एकदम टेम्पो हाई है, राजधानी एक्सप्रेस की तरीके गए और फट से सारे स्टेशन कवर करते हुए दिल्ली पहुंच गए। ऐसी बात नहीं है। आपको अपने टीचिंग की जो गति है उसको सेट करिए, निर्धारित करिए, विद्यार्थी कितने किस गति से सीख सकते हैं ना, आपके बोलने की, लिखने की, उनके रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करने की, ये सारी टीचिंग में वो सब चीजें आती हैं। तो आप इसके लिए हमेशा जागरूक रहिए कि आपकी टीचिंग का टेम्पो कैसा है। बहुत तेज तो नहीं है और बहुत धीमे भी नहीं होना चाहिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत धीमे वक्तव्य देते थे वो। तो वो जो आपका टीचिंग का टेम्पो एक एवरेज रहे, न बहुत ज्यादा गति वाला, तीव्र गति से भी नहीं और बहुत धीमी गति से भी नहीं। एंड वॉच फॉर क्यूज दैट चिल्ड्रेन आर बिकमिंग कंफ्यूज, बोर्ड आर रेस्टलेस। बहुत जब आप क्लासरूम में होंगे तो विद्यार्थियों के चेहरे के हाव भाव से आपको चीजें पता चल जाएंगी। हम कहते हैं कि क्लासरूम में आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आंख में एकदम, आंख में आंख डाल के देखना। अगर आपको क्लासरूम में प्रत्येक विद्यार्थी से आपकी आंख में आंख डाल के अगर आपका आई कांटेक्ट होगा, तो वो क्लास आपकी अटेंटिव होगी। जब आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे होंगे तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति है, तो बच्चों के चेहरे से पता चल जाएगा कि बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। या बहुत ज्यादा आप लेंदी क्वेश्चन अगर कर रहे होंगे, लेंदी अगर आपका प्रेजेंटेशन हो रहा होगा, तो बच्चे हो सकता है कि बोर हो जाएं। बोर, या हो सकता है कि लगातार कई क्लासेस चल रही हों तो वो बहुत थके हुए हों, उनके चेहरे पे उबासी दिखाई देगी आपको, उनके चेहरे से बोरियत समझ में आएगा, उनके चेहरे से कंफ्यूजन दिखेगा, कंफ्यूज्ड हैं। तो इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, और उस स्थिति में आपको समटाइम्स लेसन हैव टू बी शॉर्टेंड। जब ऐसी स्थिति बने कि मैक्सिमम क्लासेस कंफ्यूजन की स्थिति में हो, मैक्सिमम क्लासेस बोरिंग महसूस कर रही हो, क्लासरूम के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स रेस्टलेस हों, उनको उनको लग रहा हो कि रेस्ट की जरूरत है, तो उस स्थिति में अपने लेसन को आप छोटा कर सकते हैं। लेकिन ये तब जब आप बहुत मजे अध्यापक हो जाएंगे। अभी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान सारी चीजें नहीं करनी, ये तो जब आप शिक्षक बन जाएंगे तब की बातें हैं, है ना। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, शक्तिमान बताता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड सुटेबल सीट वर्क
हर विद्यार्थी को अपने बैठने वाले स्थान से संबंधित निश्चित रूप से उसको कार्य आपको देना है। कैसे क्या करेंगे इसके लिए? सीट वर्क शुड बी डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव। विद्यार्थियों को बैठ करके कौन से कार्य उनको अपनी सीट पे परफॉर्म करने हैं, वो आपको निदानात्मक और उपचारात्मक प्रकार का होना चाहिए। आप उनको ऐसा काम दें ताकि उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उनके प्रॉब्लम को आप डायग्नोस करें और उनको प्रेस्क्राइब करें कि आप ऐसे करिए इस काम को, तो काम आसानी से हो जाएगा। ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उनके सीट वर्क का जो काम होगा वो आपके डायग्नोस्टिक और प्रिस्क्रिप्टिव टाइप के होने चाहिए। डेवलप प्रोसीजर फॉर सीकिंग असिस्टेंस। इस तरह की विधियां इजाद करिए, इस तरह की विधियां विकसित कीजिए, प्रक्रियाएं विकसित कीजिए कि की उनको सहायता मिल सके। वो आपसे पूछने में किसी प्रकार का हेजिटेशन ना करें, है ना। अपने आप जो काम उनमें दे दिया तो कुछ ऐसी प्रोसीजर डेवलप करिए, जैसे आप हर सीट पे जा जाके चले गए उनको, प्रत्येक विद्यार्थी के पास आपने कहा कि सारे लोग अपने घर से कोशिका का चित्र बना करके लेके आएंगे और रैंडम तरीके से उनकी सीट तक पहुंच करके आप देख सकते हैं। डेवलप ए प्रोसीजर फॉर व्हाट टू डू व्हेन फिनिश्ड। जब आप क्लासरूम अपना लेक्चर खत्म करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, इसकी भी प्रक्रिया निर्धारित करिए कि क्लासरूम में जब आप खत्म कर देंगे, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या किया जाएगा, इसके लिए भी प्रक्रिया विकसित करिए। एंड मूव अराउंड टू मॉनिटर सीट वर्क। जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपने कहा उनसे कि सारे लोग घर से बना करके लेके आएंगे, सेल की संरचना अपनी कॉपी में ड्रा करके आएंगे, लेवल डायग्राम वेल लेवल्ड होगा, तो आप उसको मॉनिटर करने के लिए हो सकता है कोई पूरी कक्षा के प्रत्येक सीट तक जा सकते हैं, है ना। लेकिन ये आपको प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं करना, ये तो जब आप शिक्षक बन जाएंगे तब आपको करना है। अभी प्रैक्टिस टीचिंग में ये सारी चीजें अभी उतनी फ्रिक्वेंटली आपको नहीं यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप रोज रोज उनको एक काम दे रहे हैं और जब पढ़ाने का काम हो तो आप उनका बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या काम किए वो, है ना। जब आप शिक्षक बन जाएंगे, इन सर्विस में होंगे, तब जरूर करिएगा ये सारी चीजें। एंड वेरी मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस, जो उनके अभ्यास की जो विधियां हैं उसमें वेरिएशन आपको ले आना चाहिए, है ना। प्रश्नों के माध्यम से, कुछ पूछने के लिए, चित्र बनाने के लिए, ये सारी चीजें आप गति कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चीजें आप दे सकते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। बोर बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम आपके चेहरा ही देख रहे हैं ना, आप हमारा चेहरा देख रहे हैं। तो बोर होइएगा तो बताइएगा, ठीक है। दो चार स्लाइड और होंगी। एक है इवेलुएट व्हाट हैज टेकन प्लेस इन योर लेसन। जो भी आपने क्लासरूम में प्रेजेंट किया, जो भी लेसन था, उसको कैसे इवेलुएट करेंगे? तो समराइज द लेसन। हमेशा पाठ की समाप्ति के बाद आपको उसका सारांश प्रस्तुत करना है और जो मुख्य मुख्य चीजें हैं आपके लेसन की, टीचिंग पॉइंट्स की, मुख्य मुख्य बातों को आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए जाना है। ब्लैक बोर्ड की समरी तैयार करना है। और जब आप एक बार लेसन को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, तो खत्म करने के पश्चात भी 2-3 वाक्यों में पूरे क्लास के लेसन को आप समराइज करें कि आज आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। फोकस ऑन पॉजिटिव गेन्स मेड बाय स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों ने जो भी धनात्मक रूप से जो चीजें सीखी हैं उस पर फोकस करिए। किसी का नाम लेकर भी कह सकते हैं, किसी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो जो पॉजिटिव गेन्स हैं विद्यार्थियों को, उसको भी आपको फोकस करना चाहिए। यूज सरप्राइज इन फोर्सेज एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ गुड बिहेवियर। कोई बहुत अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छा आंसर प्रस्तुत करता है, या कोई ऐसा आइडियल बिहेवियर किया क्लासरूम में, तो उस स्थिति में आप उसको सरप्राइज इनफोर्स करिए, है ना। वो समझ ना पा रहा हो कि ये मेरा काम जो होगा वो उसको पुनर्वृत्त करेंगे सर या मैडम, वहां पर सरप्राइजिंगली अचानक से उसको, इससे गुड बिहेवियर को अचानक से उसको आप रिनफोर्स कर सकते हैं। एंड डिटरमाइन इफ द लेसन वाज सक्सेसफुल। जब आपका पाठ्य योजना जो है बहुत सफलतापूर्वक होगा तो उस स्थिति में आप अपने लेसन प्लान के चीजों को इवोल्यूएट करने के लिए डिटरमाइन हमेशा करिए कि आपका सक्सेसफुल हो, है ना। जो उद्देश्य आप बना करके लेके आ रहे हैं वो सारे उद्देश्य निश्चित रूप से फुलफिल हो, इस बात के लिए हमेशा प्रयास आपका होना चाहिए। एंड वेयर गुड अकम्प्लिश्ड, वेयर गोल्स अकम्प्लिश्ड। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कितने उद्देश्यों को आप प्राप्त कर पाए। ये इवैल्यूएशन का मतलब क्या? केवल विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं करना कि विद्यार्थी कितने सीखे, आप अपना खुद का भी मूल्यांकन करिए कि किन किन उद्देश्यों को
प्राप्त करना सफल हो पाया है, कौन कौन से उद्देश्य आप सफलतापूर्वक अचीव कर पाए, ये चीज भी आपको डिटरमाइन करना है इवैल्यूएशन के फेज में, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेक ए स्मूथ ट्रांजिशन इनटू नेक्स्ट सब्जेक्ट। जब आप दूसरे किसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हो तो क्या करना है आपको, हैव मटेरियल्स रेडी फॉर नेक्स्ट लेसन। जैसे हमने कहा कि आपको पहले से ही 3-4 लेसन प्लान पहले से रेडी करके अलाउ करा करके रखना है। तो हमेशा अगले लेसन प्लान के लिए जो आपको कल कक्ष में पढ़ाना है उसके लिए हमेशा तैयारी पहले से करके रखिए। हमने कहा कि 3 लेसन प्लान एडवांस में आप तैयार करके रखिए। डू अटेंशन टू स्टूडेंट्स अंटिल गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। विद्यार्थियों को हमेशा अगली गतिविधि क्या की जाएगी इसके बारे में स्पष्ट निर्देश आपको दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टू टास्क दैट कैन बी डन बाय स्टूडेंट्स। ऐसे काम को बिल्कुल नहीं क्लास में करिए जो विद्यार्थी कर सकते हैं। जैसे यदि आपको कॉपी बांटना हो तो हर विद्यार्थी तक कॉपी ना बांटने की कोशिश करिए। आप मान लीजिए परीक्षा में यदि आप हैं तो आप जो बच्चे पास कर सकते हैं, है ना, आपने एक लाइन में 5 बच्चे बैठे हैं तो 5 कॉपी वहां रख दी जाएगी, वाले को एक लेगा बाकी पीछे कर देगा। या यदि कोई असाइनमेंट कलेक्ट करना है तो पीछे वाला आगे को देता चला जाए, आपके पास चला जाएगा हर स्टूडेंट तक आप। या अगर कोई बहुत जरूरी बात है कि हर व्यक्ति तक जाना है तो उस स्थिति में आप क्लास के मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। तो अनावश्यक जिस कार्य में विद्यार्थियों का स्वयं सहयोग हो सकता है उन चीजों से आपको बचना चाहिए। मूव अराउंड एंड अटेंड टू इंडिविजुअल नीड्स। क्लासरूम में जब जैसी आवश्यकता हो प्रत्येक विद्यार्थी के पास पूरी कक्षा में आप एक बार जा सकते हैं और उनकी व्यक्तिगत क्या आवश्यकताएं हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रोवाइड सिंपल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। इकट्ठा सारे काम का लाद मत दीजिए उनके ऊपर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस उनको दीजिए कि क्या क्या करना है और सरल तरीके से उनको कार्य को बताना सिखाना शुरू करिए। एंड यूटिलाइज ए फ्रीज एंड लिसन सिग्नल व्हेन नेसेसरी। जब जरूरत हो तो आप खुद चुप हो जाइए, है ना, उनकी बातों को सुनिए। या उनका कोई अटेंशन है, वो कोई इशारे कर रहे हो, उनके चेहरे से कोई भाव आपको समझ में आ रहा हो तो अपनी ही बातों को ना इम्फेसिस दे करके, अपनी बातों को रोक करके उनके जो संकेत हैं, उनकी जो बातें हैं, उन बातों की जहां जरूरत हो वहां पे उसको आप सुनिए, उनके प्रॉब्लम को क्लास में क्या है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लासरूम में आपको करना है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोगों ने देखा, इसमें कुछ और ये पीछे की बातें हैं, ये रेफरेंसेस है जहाँ से आप और चीजें देख सकते हैं। अभी आपके अगर कोई क्वेरी हो तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं जो प्रेजेंटेशन आज हमने किया। बताइए, बोर हो गए हैं? हेलो, ठीक है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग 5 मिनट में ले सकते हैं क्योंकि 15 मिनट वैसे भी ज्यादा हो गया है समय। इसका मतलब आप लोग सुन नहीं रहे थे।